नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा में। और आज हम टैक्स मंत्रा में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत होगी पैन कार्ड 2.0। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों इसे लाया गया है, आगे क्या बदलाव होने वाले हैं पैन कार्ड में, क्या जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर है उन्हें भी कुछ बदलाव अपडेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या कुछ होगा, तमाम बारीकियों को समझेंगे। साथ ही हम शो में आगे ये भी बताएंगे कि विवाद से विश्वास स्कीम क्या है, ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, कैसे कारोबारी इस लंबित पड़े टैक्स के मामले को यहाँ पर निपटारा करवा सकते हैं। ये मुद्दे होंगे। साथ ही आपके टैक्स से जुड़े हुए तमाम उलझनों को भी दूर करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और सवालों के जवाब देने के लिए और आपको टैक्स की बारीकियां समझाने के लिए हमारे साथ सुनील गर्ग साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। शुरुआत हम करेंगे सर पैन कार्ड 2.0 से। पैन कार्ड 2.0 वर्सेस पैन कार्ड जो पुराना अभी चल रहा है, एग्जिस्टिंग जो पैन कार्ड है, वो दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदे हैं, क्या बदलने वाला है, ये बताएं सर। कि सर ये जो पैन 2.0 आया है ना, ये सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सवाल ये उठता है कि इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी। हम्म। देखिए क्या होता है, जैसे हमारे इंडिविजुअल के लिए आधार कार्ड है, आधार कार्ड में उसकी सारी सारी इंफॉर्मेशन है। आधार कार्ड बायोमेट्रिक से इंप्रूव होता है, तो आधार कार्ड आजकल हर जगह लिंक किया जा रहा है। आपने देखा होगा, चाहे बैंक अकाउंट खोलें तो पैन नंबर लें तो इंडिविजुअल के लिए तो आधार कार्ड एक पूरा सिस्टम बन चुका है, फुल प्रूफ सिस्टम बन चुका है। जहाँ उसको एज आइडेंटिटी प्रूफ, एज एड्रेस प्रूफ, एज ए प्रूफ आप दे सकते हैं। लेकिन अभी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ दिक्कत ये आती थी कि पैन कार्ड को लेके बहुत सारी खामियां थी, क्योंकि जो पुराना पैन कार्ड का सिस्टम था उसको पूरा ऑनलाइन फेसलेस कर रहे हैं, पूरा डिजिटलाइज कर रहे हैं। और जो नया पैन आएगा ये विद क्यूआर कोड आएगा। क्यूआर कोड का मतलब होगा कि इसमें अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे सेव हो जाएंगी। और ये सिस्टम लायक क्यों है सरकार, क्योंकि जो पुराना पैन था उसमें बहुत सारी चीजें थी, जहां ऑनलाइन अमेंडमेंट करनी होती तो दिक्कत आती थी आपको। आपने मान लीजिए पैन कार्ड आप बॉम्बे में थे, आपने बनवा लिया, बाद में आप दिल्ली शिफ्ट हो गए, या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अहमदाबाद में ऑफिस है, वो बाद में कानपुर आ गया। तो पैन कार्ड का डाटा कुछ चेंज करने में, उसको बदलने में, उसको अपडेट करने में पूरा लंबा प्रोसेस था। अब सरकार ने कहा है कि हम बिल्कुल इसको ऑनलाइन कर देंगे, फेसलेस कर देंगे, सब कुछ आपको ऑनलाइन होगा। आपका जो पैन कार्ड होगा वो एक इंडिविजुअल के साथ साथ कंपनी जो फर्म के लिए भी उसका एक आइडेंटिटी का एक एक डिजिटल नंबर बन जाएगा, उसका बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाएगा। और आप कभी भी उसमें अपडेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए वो आधार से लिंक हो जाएगा, और कंपनी के लिए आपके जीएसटी नंबर, बाकी सिन नंबर, जितने भी आगे रजिस्ट्रेशन होते हैं बेसिकली, वो उस पैन नंबर में रिफ्लेक्ट होंगे, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो सिन नंबर है, चाहे वो टीडीएस नंबर है, चाहे वो टेन नंबर है। तो जो नया फैसिलिटी होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब सवाल ये कि क्या पुराने पैन कार्ड होल्डर्स को भी नया पैन लेना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि 78 करोड़ पैन कार्ड हमारे देश में, 78 करोड़, और आपको पता होगा जो टोटल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उनका आंकड़ा कोई 10 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि पैन कार्ड की जरूरत खाली रिटर्न भरने के लिए नहीं है, और बहुत सारे कामों में पैन कार्ड की जरूरत होती है। आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप कुछ भी करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो आपको पैन कार्ड चाहिए होता है। तो सरकार ने बड़ा साफ किया है कि पुराने पैन कार्ड होल्डर को नया पैन कार्ड नहीं लेना है, किसी भी स्थिति में पैन नंबर चेंज नहीं करना है। हाँ, जो नए पैन होंगे वो अब इस फेसलेस सिस्टम से अपलोड होंगे, और आप चाहें तो उसी पैन कार्ड को नए फेसलेस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पैन नंबर आपको सेम रखना है। अब मेरा एक सवाल हो गया, क्या इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है, क्या इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा, और साथ ही क्या डुप्लीकेट पैन नंबर को बंद करने की ये कवायद के तहत तो नहीं लाया गया है, ताकि सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे, क्यूआर कोड से लेकर बाकी चीज़ें पूरी तरह से डिजिटलाइज की जा रही है, तो इसके पीछे का मकसद यही है क्या सुनील जी? जी हाँ, सरकार का मकसद ये है कि जो डुप्लीकेट पेन की जो समस्या थी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डुप्लीकेट पेन बनवा लेते हैं। वो छोटा-मोटा अपने इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं और उससे डुप्लीकेट पेन बना लेते थे। सरकार ने एक प्रयास और किया था, आपको पता होगा, लास्ट ईयर सरकार ने डेडलाइन दी थी कि अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे इंडिविजुअल के केस में, तो वो पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा, और लोगों के पैन डीएक्टिवेट भी हो गए उस चक्कर में। लेकिन बाकी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ लेके अभी भी इश्यू बना रहता है। तो सरकार ने उस डुप्लीकेट पेन की समस्या को खत्म करने के लिए नंबर एक बात,
ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने की नंबर 2 बात। और जैसे मैंने बताया कि जैसे आधार इंडिविजुअल का एक कार्ड बन चुका है, एक एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर बन चुका है आधार, उसी तरह से पैन अब क्या होगा, यूनिक आइडेंटिटी बिज़नेस नंबर बन जाएगा, किसी भी कंपनी, किसी फर्म के लिए। तो ये आगे आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए, और सबसे बड़ी बात है, जहाँ फ्रीक्वेंट चेंजेस करने होते हैं आपको, मान लो एड्रेस चेंज करना है, आपको कोई पार्टनर छोड़ गया, उसको एडिशन करना है, या कंपनी का स्टेटस हो गया, उसको एडिशन या डिलीशन करना है, वो काम बहुत आसान हो जाएगा, जो कि अभी बड़ा डिफिकल्ट काम था। सर, अब अगर किसी का पैन डीएक्टिवेट हो गया है तो उसको क्या करना है? क्या पुराना कार्ड फिर से एक्टिवेट होगा और फिर वो पैन कार्ड 2.0 में ही कन्वर्ट होगा अब आगे? जी हाँ, अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो गया है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पुराना पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया, आपने नया पैन कार्ड ले लिया। ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो आपके पुराने बैंक अकाउंट हैं, उनमें आपको पुराना ही पैन नंबर गया हुआ होगा। और उसका नुकसान क्या होता है, जब आपका पैन डीएक्टिवेट जिनका हो चुका है, लोगों को पता नहीं है, आप ना तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ना, और आपका अगर कहीं टीडीएस डिडक्ट हो रहा होगा, मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो टैक्स का रेट 20% टैक्स डिडक्ट हो जाता है। जो 1 या 2% का रेट है, वो 20% हो जाता है। और तीसरी बात, आपको उस टैक्स का क्रेडिट भी नहीं मिलता है। अगर आपका पैन गलती से डीएक्टिवेट हो गया है, तो उसका तरीका ये है कि पहली बात तो आपको दूसरा पैन नहीं लेना है, आपको उसी पैन को ही एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो वो एक्टिवेट जो होगा, वो ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, इस बात को भी आप मान लीजिए। सरकार ने बड़ा क्लियर किया है कि अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो गया है, तो आप अपने इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको हम जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर कहते हैं, उसके पास में आप एप्लीकेशन लगाएँगे, पुराना पैड की कॉपी लगाएँगे, और साथ में एक इंडेमनिटी बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ में, कि इसके कारण से कोई लॉस होगा, तो उसकी भरपाई मैं करूँगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुराने डीएक्टिवेटेड कार्ड को उसी को एक्टिवेट करवाना है, नया पैन नहीं बनवाना है। पैड नहीं बनवाए, उसे ही अपडेट कराए, एक्टिवेट करवाए, ये ज़रूरी है। लेकिन क्या बदलेगा पैन कार्ड 2.0 आने से? क्या बदलेगा? पहले से जो फिजिकल कार्ड हुआ करते थे पैन कार्ड, अब यहाँ पे डिजिटल और फिजिकल दोनों ऑप्शंस हो जाएंगे। पहले मैनुअल होता था, अब क्यूआर कोड आधारित ये कार्ड होगा, और एक्सेस अब 24/7 ऑनलाइन एक्सेस इसे किया जा सकता है नए को। तो कागजी प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे खत्म होगी, फ्रॉड की संभावनाएं कम होगी, और जो नकली पैन कार्ड का जो रिस्क रहता था वो खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ सुनील जी, मैं जानना चाहता हूँ कि पैन टिन टैन को कंसोलिडेट करने का भी तो आगे मकसद नहीं है सरकार का? बिल्कुल मकसद है जी, बिल्कुल मकसद है सरकार का, क्योंकि जितना भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो पैन नंबर पर ही होती हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई टैक्स काटा किसी ने, आपका टैक्स, और आपको पता होगा कि आजकल टैक्स आपकी हर ट्रांज़ैक्शंस में टीडीएस काट लिया जाता है। इवन आप 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो आपका जो डीलर है वो आपका टीसीएस कलेक्ट कर लेता है। आपने कोई कंसल्टेंसी इनकम कमाई, उससे आपका टैक्स कट के आता है। आपका अगर ब्याज आ रहा है बैंक से, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर आ रहा है, उसपे भी आपको बैंक आपका टीडीएस काटता है। यानी जो टीडीएस की फैसिलिटी है, जो टीडीएस का सिस्टम है, वो आपकी हर इनकम के साथ में कहीं न कहीं सरकार ने जोड़ दिया है। अब दिक्कत क्या आती थी, क्योंकि टैन फैसिलिटी अलग सिस्टम है, पैन का अलग सिस्टम है, दोनों को मिला रहे हैं, दोनों को एक ही यूटिलिटी पोर्टल में डाल रहे हैं, ताकि आपका बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस रहे। आपको जैसे ही आपका टैक्स कहीं डिडक्ट होता है, आपके पैन में तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आपको परेशानी जो होती है रिटर्न भरने में, आपको कभी टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है, कभी आप प्रॉपर फाइल नहीं कर पाते हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान इस प्रोजेक्ट से हो जाएगा। ओके, चलिए, अब पैन कार्ड के बारे में काफ़ी जानकारी आपने दे दी। अब अलग अलग एक एक करके कुछ मुद्दे हैं जिस पर मैं आपको सवाल पूछूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते नहीं, या रिटर्न फाइल में उनसे देरी हो जाती है। इसका क्या नुकसान होता है? क्या रिटर्न फाइल करना, अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर में आते हैं तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है? अगर देरी हो गई तो 31 दिसंबर तक को जो कहा जाता है भर सकते, तो वहाँ पर कितना फ़ाइन और पेनाल्टी देना पड़ता है? अगर उसके बाद कोई भरता है तो कितना फ़ाइन देना पड़ेगा? देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 हम बात करते हैं, जो मार्च 2024 में फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, आपको पता होगा इंडिविजुअल के केस में रिटर्न भरने की जो डेट थी, वो 31 जुलाई 2024 थी, और जिनकी फर्म बिज़नेस इनकम है और जहाँ टैक्स ऑडिट होता था, वहाँ पर 31 अक्टूबर उसकी डेट थी फाइनल, और दोनों डेट निकल चुकी हैं। तब लोगों का सवाल ये उठता है कि क्या हम अब रिटर्न भर सकते हैं या नहीं भर सकते? तो सरकार ने आपको एक विंडो और दे रखी है, जिसको हम कहते हैं बिलेटेड रिटर्न।
ये बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर 2024 तक भर सकते हैं। आपको ध्यान रखना, बिलेटेड रिटर्न 2024 तक भर सकते हैं और 1 जनवरी 2025 को आपका वो पोर्टल जो है बंद हो जाएगा। यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न 31 दिसंबर के बाद आप नहीं भर पाएँगे इस पोर्टल के थ्रू। अब नुकसान क्या होता है कि अगर आपने रिटर्न भरी है, तो सबसे पहले तो अगर आप 31 जुलाई तक अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपने रिटर्न नहीं भरी थी, तो 2 नुकसान आपको उठाने पड़ते हैं। एक नुकसान कि आपको ब्याज आपको देना पड़ता है। उस दो 31 जुलाई के बाद जितना भी आपका टैक्स पेएबल होगा, उस पर 1% पर मंथ का ब्याज आपको देना पड़ेगा। यानी 5 महीने का जो ब्याज होगा दिसंबर तक, वो आपको 1 लाख आपका टैक्स पेएबल है, तो 5,000 तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके। दूसरा, आपको 5,000 रुपए की एक लेट फीस जमा करानी पड़ेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर 5 लाख से कम है तो फीस है 1,000। और तीसरा जो नुकसान होता है, आप अपने जो बिजनेस लॉस है, आपका जो जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आपको हम सलाह देते हैं कि 31 दिसंबर 2024 तक जरूर रिटर्न फाइल कर दें। ओके, तो चलिए आपने ये मुद्दा तो सुलझा दिया। एक और है कि नया टैक्स अधिनियम आ सकता है अगले साल, बजट में इसे पेश होने की संभावना जताई जा रही है। क्या होगा इसमें, कितना सरल बनाया जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्या राहत मिल सकती है, क्या होगा सर बताइए नए टैक्स अधिनियम को, और कब तक पेश होने की खबरें आपके पास है सर? देखिए जी, जो अभी टैक्स अधिनियम है वो 1961 है और अभी 2024 चल रहा है, यानी 63 इयर्स हो गए हैं, तो उसकी बाय डिफॉल्ट रिटायरमेंट की एज आ चुकी है। और सरकार पिछले 2-3 सालों से प्रयास कर रही है कि हम डायरेक्ट टैक्स कोड पहले एक 2019 में लेकर आए थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अब वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम नया टैक्स कोड लेके आ रहे हैं। और जब बजट दिया था, बजट 2, उसमें कहा था कि हम 6 महीने में लेके आ जाएंगे। मुझे लगता है कि शायद 6 महीने का टारगेट पूरा अचीव ना कर पाए, पर अगले साल कभी भी ये बजट से पहले या बजट के बाद उसको लेके आएंगे। और जो मुझे लगता है कि आपने अगर देखा होगा पिछले 2 बजट में, तो सरकार का एक 2 जोर रहे हैं। नंबर 1, एक तो नए टैक्स रिजीम की तरफ सरकार बढ़ना चाह रही है और बाय डिफॉल्ट उसको रिजीम बना दिया है और चाहते हैं कि सब लोग नए रिजीम में आ जाएँ, जिसमें कोई डिडक्शंस नहीं है, कोई एग्जम्पशंस नहीं है और बड़ा सरल सिस्टम सरकार कहती है कि हमने दे दिया है। दूसरा, जो मुझे लगता है कैपिटल गेन को लेके जो अभी ओवरऑल चेंज किया है इसी बजट में, मैडम ने 12.5% टैक्स कर दिया है, तो इसको लेके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इकट्ठे हो गए हैं। तो सरकार पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहती है, उसको सरलीकरण करना चाहती है, जिसको हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और सबसे बड़ा प्रयास जो मुझे लगता है, वो लगता है कि कहीं न कहीं सरकार चाहती है कि मिडल क्लास फैमिलीज़ को और विशेषकर सैलरीड एम्प्लॉइज़ को, जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको ये शिकायत रहती है कि हम बीच में पिस जाते हैं, हमारे पास में कोई छूट, कोई डिडक्शन कुछ नहीं है। तो उसको किसी न किसी तरीके से सरल माध्यम से, क्योंकि टैक्स के नियमों को उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है सैलरीड एम्प्लॉइज़ को, तो उसको सरल करके इन सारी चीज़ों को, इन जितना भी पुराना इतना वो था, जो लूपहोल्स आ गए थे, उसको बंद करके एक नया टैक्स कोड सरल लाने की सरकार की प्रक्रिया है। अब किस तरह का सरल कोड आता है और कितना फायदा सैलरीड क्लास को, मिडिल क्लास को होता है, क्योंकि उनकी शिकायत सबसे ज़्यादा होती है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको लगता है कि टैक्स का बोझ उन्हीं पर आता है। चलिए एक और मुद्दा है विवाद से विश्वास तक, जो कारोबारियों के लिए किया गया था, जो सरकार के साथ जो उनके लंबे समय से आयकर विवाद जो लंबित है उसे ख़त्म करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। क्या है ये स्कीम, इसका क्या फ़ायदा है, कौन उठा सकते हैं इसका फ़ायदा, और उसका क्या असर होगा अगर कोई इस विवाद से निपटारा कर लेता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, सरकार का प्रयास कहने को तो यही होता है कि हम टैक्स का सरलीकरण कर रहे हैं ताकि लिटिगेशन खत्म हो जाए, लिटिगेशन बंद हो जाए। पर पता नहीं कि जो-जो सरकार इस प्रयास को करती है, लिटिगेशन बढ़ता ही चला जाता है। और एक आंकड़ा ये है कि लगभग 6 लाख मुकदमे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पेंडिंग है, जो असेसी ने, टैक्स पेयर ने कर रखे हैं या डिपार्टमेंट ने असेसी के ऊपर कर रखे हैं। 6 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं। और एक आंकड़ा तो ये भी है कि जो टैक्स की डिमांड है उसमें, वो 35 से 40 लाख करोड़ है। तो सरकार का ये प्रयास है कि किसी तरीके से इन मुकदमेबाजी से हमें छूट मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो एक स्कीम लेकर आए थे 2020 में, उसका नाम भी विवाद से विश्वास स्कीम 1 था। अब लेके आए विवाद से विश्वास स्कीम 2, और व्यापारी के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और सरकार ने ये कहा है कि अगर 22 जुलाई 2024 को आपका कोई भी डिस्प्यूट पेंडिंग है इनकम टैक्स विभाग के साथ में, चाहे वो सीआईटी अपील के साथ पेंडिंग पड़ा हो, चाहे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के साथ पेंडिंग पड़ा हो, चाहे हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है,
आप उसको निपटा लीजिए और निपटाने के लिए सरकार ने कहा है कि आप केवल हमको टैक्स का जो अमाउंट है, खाली टैक्स का अमाउंट वो हमें दे दीजिए। आप अगर पूरा टैक्स माँग रहे हैं, तो टैक्स पेयर को फ़ायदा क्या हुआ? आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में टैक्स के अलावा ब्याज देना होता है 1% पर मंथ का। अब चूँकि 6 साल से 7 साल से अगर 8 साल से मुकदमा पेंडिंग है, तो ब्याज का अमाउंट भी टैक्स अमाउंट के बराबर ही हो जाता है। तो सरकार ने कहा है कि हम ब्याज आपसे चार्ज नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, जब इस तरह के मुकदमे होते हैं तो उसमें एक पेनल्टी भी लग जाती है और जो कि जनरली 50% से 200% तक की होती है। तो सरकार ने कहा हम उस पेनल्टी को भी नहीं लेंगे। और तीसरी बात आपको पता होगा कि प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर देती है टैक्स इवेजन के मामले में। सरकार ने कहा है कि हम टैक्स इवेजन के मामले में प्रोसिक्यूट भी नहीं करेंगे। यानी आपको ब्याज से मुक्ति है, आपको पेनल्टी से मुक्ति है, आपको प्रोसिक्यूशन से मुक्ति है। ये तीनों फ़ायदे सरकार ने आपको दिए हैं और कहा है कि आप 31 दिसंबर 2024 तक इस स्कीम का फ़ायदा ले लीजिए। हमको एक फॉर्म 1 एक फ़ाइल कर दीजिए, उसके बाद हम आपको डिक्लेरेशन दे देंगे। हाँ, आप 31 दिसंबर 24 तक उस पैसे को जमा नहीं करवा पाते बाई चांस, वैसे तो कोशिश कीजिए कि 31 दिसंबर 24 तक आप जमा करवा दीजिए। नहीं करवा पाते हैं, तो फिर सरकार ने कहा कि हम 10% एक्स्ट्रा लेके आपको उसके बाद ही पैसा ले लेंगे। सरकार का प्रयास है कि 6 लाख मुकदमे पेंडिंग है, उनको कम से कम 50% पे यानी ढाई 3 लाख पे लेके आया जाए। बाकी ढाई 3 लाख जो मुकदमे हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो विवाद से विश्वास 2ओ के माध्यम से खत्म हो जाएँ। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जितने भी पेचीदे मामले जल्द से जल्द कम हो, ख़त्म हो और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। चलिए सर, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। हमारे पहले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है सुभाष चावला हैं दिल्ली से। इनका सवाल है, हालांकि हमने इस पर काफ़ी चर्चा भी की है। एक सवाल ये है कि पैन कार्ड में एड्रेस अपडेट की ज़रूरत है क्या, कि इन्होंने शहर चेंज कर लिया, पहले दिल्ली में काम करते थे, अब मुंबई में काम कर रहे हैं। अब पैन कार्ड 2 पॉइंट आने का क्या असर होगा? क्या एड्रेस अपडेट करना इनको ज़रूरी होगा? अपने सभी दर्शकों को एक बात कहते हैं, सुभाष जी ने बड़ी ज्वलंत समस्या पे ध्यान दिया और जो बड़ी लापरवाही करते हैं और विशेषकर सैलरीड एम्प्लॉई बहुत लापरवाही करते हैं इसमें, क्योंकि उनकी पोस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट एरिया में होती रहती है। जब पैन बनवाया था तो पहली पोस्टिंग दिल्ली में हुई, उसके बाद उन्होंने बम्बई चले गए, फिर बैंगलोर चले गए, घर भी शिफ्ट कर लिया, लेकिन पैन कार्ड में एड्रेस है वो दिल्ली का ही पड़ा हुआ है। अब कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट जब नोटिस देता है तो पैन कार्ड से आपका डाटा ले लेता है। आपको पता ही नहीं होता है कि मुझे कोई नोटिस भी आ गया है या मेरी कोई डिमांड भी आ गई है या कोई मेरी पेंडिंग लिटिगेशन चल रही है। तो इस बात का ध्यान हर आदमी को होना चाहिए, जब भी आप अपना एड्रेस चेंज करें, अपने पैन डाटा को अपडेट करें। अब जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, क्योंकि वो एक फिजिकल प्रोसेस हुआ करता था, उसमें बड़ी दिक्कतें आती थी। अब पैन 2ओ आने के बाद में आपको सिस्टम्स ठीक हो जाएँगे। तो हर दर्शक को हम एक बात ज़रूर कहते हैं कि आप अपने पैन से उसमें जाइए, लॉगिन में जाइए, अपना पैन का डाटा चेक कीजिए कि उसमें डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस वो प्रॉपर है कि नहीं। आपका ईमेल आईडी, सबसे बड़ी बात है कि हम ईमेल आईडी भी कई बार चेंज कर लेते हैं और आपको पता होगा आजकल जितनी भी इंटीमेशन आती हैं, वो आपके ईमेल आईडी पर ही आती हैं। आपकी रिफंड की इंटीमेशन भी ईमेल आईडी पर आती है। लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। ईमेल आईडी पुरानी चली आ रही है, 15 साल पुरानी आपके पैन डाटा में। तो अपनी ईमेल आईडी को भी पैन डाटा में ज़रूर अपडेट कर लीजिए। यानी एड्रेस और ईमेल आईडी आपकी और डेट ऑफ बर्थ, ये आपका बिल्कुल डाटा कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सलाह सुभाष जी के लिए आ गई है। अगले दर्शक है रीता दुग्गल हैं अहमदाबाद से। उनका कहना है कि वो सीनियर सिटीजन हैं और वो उनके बैंक एफडी पर कुछ सालों से टीडीएस कट रहा है। हालांकि वो टैक्स स्लैब में आती भी नहीं है, उसके बाद भी टीडीएस कट जाता है। अब इनको क्या करना चाहिए? जो पुराने जो टीडीएस कट गए हैं उसका भी वो रिफंड ले पाएंगी या मुमकिन नहीं है ये? आप क्या कहेंगे सुनील जी इस पर? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है रीता जी, और ये भी समस्या बहुत सारे लोगों की है और विशेषकर सीनियर सिटीजन्स की है, जो उनको टैक्स सेवी नहीं होते हैं, जो टेक्नोलॉजी सेवी नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि बैंक में एफडी आ रहा है, पैसिव इनकम है और बैंक उसका टीडीएस काट रहा है। वैसे तो आपको फॉर्म 15 एक एच होता है, वो आपको फाइल कर देना चाहिए, तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। फिर भी कोई बात नहीं। अब जैसे हमने ज़िक्र किया था कि 31 दिसंबर 24 आपकी लास्ट डेट थी और 22-23 फाइनेंशियल ईयर की अब 31 रीड दिसंबर आउट देता 23 हूँ, थी। रीड अब आउट आपने मैंने रिटर्न देना फाइल नहीं छोड़ किया दिया। 3 साल से, तो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो एक तरीका सरकार ने दिया है, जहाँ पर आप प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के पास में एक एप्लीकेशन लगा दीजिए कंडोनेशन की, कि मेरा ये रिफंड है और मैं नहीं कर पाई हूँ, इस कारण से नहीं कर पाई हूँ, मैं सीनियर सिटीजन थी, मुझको नहीं पता था। तो उसको 6 साल की पावर है। 6 साल पुराने
उनको डिले को भी कंडोन कर सकता है प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स, जबकि अभी वो पावर 5 साल कर दी है सरकार ने वैसे इस बजट में, लेकिन 6 साल के लिए वो कंडोन कर देते हैं। आपको रिटर्न भरने का मौका दिया जाएगा, पुरानी रिटर्न भरने का मौका दिया जाएगा, सबसे अच्छी बात ये है। और धारा 119, आप वहाँ पर जाइए, रिटर्न आप एप्लीकेशन लगाइए, कंडोनेशन के बाद रिटर्न फाइल कीजिए और आपका रिफंड आपके बैंक में आ जाएगा। पर एक बात आपको याद रखनी है कि आपका ईमेल आईडी अपडेट होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए वो वैलिडेट होना चाहिए, प्रॉपर आपके लॉगिन करके आपको करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर, तभी आपको रिफंड मिलेगा। ओके, तो रीता जी के लिए सलाह यही है कि 3 साल तक के रिटर्न तो आप भर सकते हैं, लेकिन 3 साल से पुराना अगर आपको भरना है तो आपको इनकम टैक्स कमिश्नर को लेटर लिखे, उनसे मंजूरी ले, अनुमति मांगे, परमिशन लेकर फिर आप यहाँ पर 5 साल तक रिटर्न भरने की परमिशन ले। और जितने भी सीनियर सिटीजन ही नहीं, बाकी लोग भी हैं, वो कभी भी बैंक एफडी करते हैं तो 15H फॉर्म वगैरह वहाँ पे भर कर रखे ताकि आपका TDS वहाँ पे ना कटे। इसलिए ये बहुत सारी दिक्कतें होती है, TDS कट जाती है बहुत सारे टैक्स पेयर को, क्योंकि जितने भी अनअवेयर लोग हैं, जिनमें जागरूकता की कमी है, गांव में, रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, आमतौर पे उनके बैंक जमा पे TDS ब्याज पर काटकर बैंक वहाँ पे जमा करती है। तो इस सब के लिए ये है। सर, सीनियर सिटीजन के लिए 15H है, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा फॉर्म है जो उनको भरना पड़ेगा? मैं एक तो इसको अपडेट कर दूं, जो आपने कहा 3 साल तक रिटर्न भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप पुरानी रिटर्न नहीं भर सकते हैं 1 साल की भी, आपको पिछले 6 सालों की रिटर्न भरनी हो, यानी 1 साल से पुरानी जो भी रिटर्न भरनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के पास ही जाना पड़ेगा। और जो 2 साल की रिटर्न का नियम है, 3 साल जो आप कह रहे थे, वो ITR-U का नियम है, लेकिन उसमें एडिशनल टैक्स जमा करवाना पड़ता है और उस पर रिफंड नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो बहुत सारे गलती से लोग ITR-U भर देते हैं, लेकिन ITR-U भर तो आप 3 साल तक सकते हैं, लेकिन उसमें आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो वो गलती ना कीजिए। आप अगर रिटर्न भरना भूल गए हैं, चाहे इस साल की चाहे लास्ट ईयर की भूल गए हैं, इस साल की आप 31 दिसंबर 24 तक भर ही सकते हैं। अगर लास्ट ईयर की आप 22-23 की नहीं भर पाए हैं या 21-22 की नहीं भर पाए हैं, तो आप प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाइए और वहां पर जाकर आप कंडोनेशन मांग लीजिए, फिर आप रिटर्न भर पाएंगे। जहां तक सवाल आपने कहा है कि सीनियर नॉन सीनियर के लिए, तो देखिए 2 फॉर्म है, 15G और 15H। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, आप अगर सीनियर सिटीजन भी नहीं है, तब भी आप फॉर्म दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म 15G दे पाएंगे। जैसे बहुत सारे माइनर बच्चे हैं और बहुत सारे जिनको और इनकम नहीं होती है, तब आप 15G दे पाएंगे। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन और आपकी इनकम पर टैक्स नहीं बनता है, इनकम तो ज्यादा है पर डिडक्शन देने के बाद भी टैक्स नहीं बनता है, तब भी आप दे पाएंगे। सीनियर सिटीजन को सहूलियत दी है और वो 15H फॉर्म आप दे दीजिए, बैंक आपको टैक्स नहीं काटेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं गलती की, 15H फॉर्म दियाते हैं बैंक में, पता नहीं करते हैं कि मेरा इन्होंने एंटर किया कि नहीं किया। तो बैंक में जाकर, उस ब्रांच में जाके उसको एंटर भी करवाइए, तभी आपका टैक्स नहीं कटेगा। सर, एक और सवाल है, पुनीत चावला का है दिल्ली से। उनका कहना है कि 2001 में उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 50 लाख रुपए में, 2024 में उसे 3 करोड़ रुपए में बेच दी। नया फ्लैट अब उन्होंने खरीदा है उसकी जगह, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ है। अब इनका कैपिटल गेन टैक्स कितना बचेगा? क्योंकि इस बार बजट में सरकार ने काफ़ी चेंजेस किए, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ भी नियम लगा दिए हैं। अब बिना इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए कितना टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, ये एक ना थोड़ा-सा पेचीदगी रह गई है, जो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर बजट में लेकर आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो कि इंडिविजुअल एचएफ के नाम है, और आप 23 जुलाई से पहले आपने एक्वायर की, 23 जुलाई 2024 से पहले, तो आपको 2 ऑप्शन दी थी कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, कि आप या तो 12.5% नेट दे दीजिए या आप 20% इंडेक्सेशन के बाद दे दीजिए। अब जो चावला जी का सवाल है, उसपे क्या हुआ कि उन्होंने नया फ्लैट तो ले लिया। अब 50 लाख की अगर 2001 में इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, तो आज उसका इंडेक्सेशन लगाएंगे तो वो 1 करोड़ 60-65 लाख बैठेगी। 363.63 का मल्टीप्लायर है और 1.5 करोड़ आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो पुराने रिजीम में तो आपको बेनिफिट मिल जाना चाहिए था, पर चूंकि अब कैपिटल गेन के नियम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि अब आपका कैपिटल गेन 3 करोड़ माइनस 50 लाख 2.5 करोड़ रुपए पर ही कैलकुलेट होगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो 2.5 करोड़ करनी पड़ेगी, 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा। तो आपको फिर 1 करोड़ रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा 20% से। वरना आप 3 करोड़ में से 50 लाख घटाइए, 2.5 करोड़ पे 12.5% टैक्स दे दीजिए। तो मतलब मोटी-मोटी बात ये हुई कि आपको जो इन्वेस्टमेंट किया, उससे कोई लंबा-चौड़ा बेनिफिट नहीं हुआ। ओके, तो ये जवाब आपके लिए। चलिए, शुक्रिया सुनील जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी हुई और लोगों को ये उलझने आपने लोगों के लिए ख़त्म की। चलिए, इस खास पेशकश को वहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।